क्वेश्चन नंबर 1 है कि सरोज का शब्द का संधि विच्छेद करें। तो सरोज का होता है सरह प्लस ज। सरह प्लस ज जो है वो विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन हो। विसर्ग के साथ क्या होता है? स्वर या व्यंजन। तो सरह प्लस ज ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुत्र पुत्री कौन सा समास है? तो पुत्र पुत्री द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही है। ग्रामगत में कौन सा समास है? तो ग्रामगत। ग्रामगत यानी ग्राम के लिए गत। ग्राम के लिए गत। गत मतलब गया हुआ। गत मतलब गया हुआ। तो के लिए तत्पुरुष समास, जो भी कारक चिन्ह लग जाता है तत्पुरुष समास होता है, यानी तत्पुरुष समास 20 ऑप्शन में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी भागों का रूपत है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। क्या है? सपूत है। सबके प्रिय भारत माता। अब यहाँ पूछ रहा है कि भारत माता के पूरब में क्या है? तो भारत माता के पूरब में कौन है? तो भारत माता के पूरब में बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाशी दे रहा है। तो इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इस भाव में प्रोत्साहन या प्रशंसा का, यानी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है कि एकॉर्ड के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। एकॉर्ड सहमति होता है या समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। या होता है अभिसंविदा। अभिसंविदा होता है। ये तो होता है नाउन के लिए, अगर नाउन का रूप में काम करेगा तब। लेकिन अगर वर्ब में रहेगा तब, यही अगर वर्ब में रहेगा तब, तो जब वर्ब में रहेगा तो होता है मेल खाना या फिर अनुरूप होना, मतलब उसी के अनुरूप होना। अनुरूप होना। तो चलिए यहाँ पर नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी सहमति। ऑप्शन दिल है सहमति, तो सहमति मार देंगे। और सहमति कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? लिखा है वह कलम से लिखता है। तो कलम से यानी से कौन में लगता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से लगता है। तो करण कारक है कौन में? ऑप्शन ए में। एक करण और लगता है अधिकरण नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान को के लिए अपादान से लगता है। आपादान से। तो अपादान से होता है से जुदाई के लिए होता है। ये होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी जिससे कोई संबंध बताता है तब होता है। तो यहाँ पर अपदान तो होगा नहीं, क्योंकि जुदाई तो हो नहीं रहा है। कलम से लिखेगा तो जुदाई कैसे होगा?
तो करण से होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है या क्या है इसमें? तो ऑप्शन के अनुकूल लिखेंगे। यहाँ पर्यायवाची शब्द जो होता है वो अमीय भी होता है। अमृत का क्या होता है? अमीय होता है, या फिर सुधा भी होता है, या फिर सोम भी होता है, या पीयूष भी होता है, या अमित भी होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है ऑप्शन में अमीय, बाकी नहीं दिया है। तो अमीय ए में है, तो अमीय ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांटा निकलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो कांटा निकलना मुहावरा का अर्थ हो जाता है, कांटा निकलना बाधा उत्पन्न होना बिल्कुल नहीं होगा। कांटा चुभना नहीं, कांटा निकलना कांटा चुभना होगा नहीं। मायूस होना नहीं, यानी कांटा निकलना बाधा दूर होना, यानी ऑप्शन डी यही सही लग रहा है, यही सही होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध चुनना है। यह हमारा घर है, ये बिल्कुल सही है। हाथी बहुत मोटी होती है, नहीं, हाथी बहुत मोटी नहीं होती है, मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, यह भी सही है। यह बहुत दुखी है, यह भी सही है। तो गलती कौन हो गया? तो बी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसमें होगा कि हाथी, सही अगर कोई बोलेगा तो हाथी बहुत मोटा है। ठीक है। नाव पानी में डूबती चली गई। रेखांकित शब्द कोई चीज है, डूबती चली गई। तो डूबना क्या है? क्रिया, और क्रिया तो क्रियापद बंद हो गया, यानी क्रियापद बंद कौन में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी मार देंगे। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है। आपने कैसा पेंटिंग बनाई है? सुंदर पेंटिंग बनाई है। इनमें से कौन सा वाच्य है? तो वाच्य बताया था ना कि 3 प्रकार के होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य कर्ता के अनुसार बदलता है। तो आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो आपने बनाया है, तो इसमें कह रहा है कि आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो आपने कर्म के अनुसार बनाया है, कर्मवाच्य होगा। ठीक ना? तो पेंटिंग क्या है? अच्छा, एक चीज और है कि पेंटिंग कर्म जो है वो कर्म वाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यानी कर्म के अनुसार, यानी पेंटिंग जो है स्त्रीलिंग में है। क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध चुनना है। लिखल है कि तालाब में छोटा सा मंदिर है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात रही कि इसमें क्या गलत है। यहाँ लिखा है कोई, तो कोई नहीं होता है, किसी होता है। किसी काम में शीघ्रता ना होता है, न होता है। क्या होता है? ना। तो यह होगा किसी काम में शीघ्रता न करो। ठीक है, आगे जो है यहाँ लिखा है बिजली का आविष्कार। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि पूर्ण विराम दिया है, जबकि होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि किसने लग गया। मोहन को लड़की हुआ है। मोहन के होगा, यहाँ को नहीं होगा, के होगा। और लड़की हुआ नहीं, हुई है। समझ में आ गया? तो इसमें अशुद्धियाँ छांट दिए, शुद्ध हो गया। मोहन के लड़की हुई है। बिजली का आविष्कार किसने किया? यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ किसी काम को इसमें शीघ्रता ना करें या करो। ठीक है, तो इसमें अशुद्धि, यहाँ शुद्ध कौन था? यहाँ शुद्ध ए तालाब में छोटा सा मंदिर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। शब्द के तीसरी शक्ति कौन सी है? शब्द के 3 शक्ति होती है। 3 शक्ति होती है। कौन शक्ति होता है 3 को? चलिए, 3 शक्ति होती है। एक में होता है अभिधा। क्या होती है? अभिधा। दूसरा में होता है लक्षणा। लक्षणा।
तीसरा में होता है व्यंजना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि शब्द के तीसरी शक्ति, तो तीसरी शक्ति कौन है? व्यंजना। कौन है? व्यंजना। तो व्यंजना जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है कि व्यंजना शब्द भेद के अंतर्गत आता है, यानी व्यंजना के भेद के अंतर्गत कौन आता है? देखिए, व्यंजना के दो भेद होता है। कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है शाब्दी, शाब्दी व्यंजना। अब एक होता है आर्थी व्यंजना। एक होता है आर्थी व्यंजना, दूसरा। तो कह रहा है कि इसमें जो दिया है उसको देख लीजिए। तो शाब्दी दिया है बी में, तो शाब्दी ही हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोई नहीं है, आर्थी नहीं है इसमें। तो व्यंजना के भेद के अंतर्गत आता है कौन? शाब्दी, चूंकि व्यंजना के भेद है खुद। 16वां क्वेश्चन है कि कनक कनक ते सौगनी माद कताधिकाय वाही खाए बराए नर ई पाए बराए। कनक कनक, देखिए यहाँ कनक, यहाँ 2 बार कनक कनक आया है। तो कनक कनक 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो इसको यमक अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ है जी? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। कनक मतलब क्या होता है? तो एक कनक के मतलब होता है धतूरा। अब धतूरा कोई खाएगा तो पगलाल जाता है, यानी क्या होता है? धतूरा खाएगा तो उसको नशा आता है, तो पगला नहीं जाता है। और दूसरा यहाँ कनक मतलब होता है सोना। कोई के ज़्यादा सोना अगर मिल गया उसको भी फूलाना समाता है, यानी वह पगला रहता है। तो यहाँ यमक अलंकार होगा, यानी दोनों का अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है। लघु सुरधनु के पंख पसारे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ लघु और सूर्यधनु, सूर्यधनु के मतलब होता है इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष। और पंख आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को तुलना की गई है, और तुलना जिसमें होता है उसमें उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार, यानी उपमा सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि राम रतन रूपी धन। तो राम रतन रूपी धन, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कौन होगा? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार कौन में है? बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जय गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार कौन में है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 20वां है कहती हुई एवं तारा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। देखिए, अभी पीछे इसमें ट्रिक बताए हैं कि मानो मनहू मानो है या मनहू है या जनू है या जनहू है। इस ट्रिक का क्या कहता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कौन में है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो। तुझ अंगार सया पर मधुर कलियां बिछाना। अब तुझ अगर कली रहेगा उस पर कलियां कैसे बिछाएगा? यानी विरोध कर रहा है, तो विरोध जिसमें करता है विरोधाभास अलंकार होता है। क्या होता है? विरोधाभास अलंकार। और विरोधाभास अलंकार किस में है? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो दीर्घ और उनसे, दीर्घ को ऐसे भी गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु। तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यानी गुरु ऑप्शन कौन में है? तो बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? वार्णिक छंद मतलब वर्णों की काउंटिंग करना रहता है। तो काउंटिंग कीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें कितना है 15। अब 15 इसमें कौन होता है तो देखिए मालिनी में होता है 15, सवैया में होता है 22 से 26, कवित में होता है 31 से 33। इतना ही से देखिए ऑप्शन में इसमें पकड़ा रहा है कि ऑप्शन क्या होगा, 15 है तो मालिनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। 24वां क्वेश्चन है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। करा कि उपयुक्त पंक्तियां जो है वो किस से काव्य गुण से संबंधित है, तो किस से गुण है तो देखिए ऐसा ऐसा अगर कभी भी भगवान के बारे में कहा जाए तो प्रसाद गुण होता है। क्या होता है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण ऑप्शन कौन में है तो ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है कि वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत उपयुक्त पंक्ति में किस रस की प्रधानता होती है। तो कभी भी वीर की बात आए तो वीर रस होता है। क्या होता है वीर रस, और वीर रस कौन में है तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया।